Hello friends, welcome to our YouTube channel Modulus Mathematics, and this is the lecture number 10 of our real analysis course. Okay, so हम लोग IIT JAM रियल एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग IIT JAM 2023 के लिए कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बेसिकली पूरा कोर्स जिसमें हम रियल एनालिसिस को कवर जो है वो मैं कर रहा हूँ, और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 10। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो आई होप अभी जो आपका मेन टास्क होने वाला है वो ये होने वाला है। बेसिकली देखिए, जो बच्चे IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसको क्यों पढ़ाया उसको आपको पता है। यदि आपको RI पे कमांड पानी है तो ये आना चाहिए, ठीक है। एंड जो CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टिफ़र का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो उनको तो पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है मैंने, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी बहाने जो भी देखिए IIT JAM वाले जो भी कैंडिडेट हैं तो वो टिफ़र भी देंगे, ऑब्वियस बात है। तो उनसे भी मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, नेट के क्वेश्चंस लगाओ, गेट के लगाओ, ठीक है। जब आप नेट गेट के क्वेश्चंस पे महारत हासिल करोगे ना, इसीलिए मैं आपको नेट लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने IIT JAM नेट टिफ़र सबको एक ही रियल एनालिसिस पढ़ा ना, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नेट गेट के यदि आप क्वेश्चन लगाओगे तब आपको लेवल समझ आएगा कि हाँ, तब आप टिफ़र के क्वेश्चन तोड़ पाओगे, ठीक है। तो टिफ़र तो लगाने ही लगाने हैं, वो तो ऑब्वियस है। और IIT JAM में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी आती नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप लोग स्टार्ट कर दो लगाना, और किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो आपको पेड ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उसमें आपसे हम लोगों से डिस्कस करना है। चलिए, आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड, जिसका नाम है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। आई होप मैं आपको जितना मेरे पास टैलेंट है इस चैप्टर में वो सारा या उससे भी ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपको दूँ और आपको सिखा पाऊँ कि हाउ टू कमांड ऑन पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है, जिसको हम टोपो कहते हैं प्यार से। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लिए, क्योंकि अभी आप ओनली रियल लाइन पे पढ़ने वाले हैं तो इतना ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं है, क्योंकि जब आप रियल लाइन पे पढ़ रहे हैं, जब इसको आप हायर डायमेंशन में पढ़ते हो तो थोड़ा सा ये लिटिल बिट टफर हो जाता है, मतलब हार्डर हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रियल लाइन, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पेसेस को पढ़ते हैं। तो वो एक जो हायर डायमेंशन का टोपोलॉजी रहेगा वो आप पढ़ोगे अपने MSc में, ठीक है। तो MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। तो जो भी बच्चे टोपोलॉजी को ये सोचते हैं कि वो IIT JAM से निकाल दी गई है, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं वही बताने वाला हूँ कि वाई आई एम, जैसे मैंने आपको बताया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि टिफ़र में यूज है, और सेम इसके लिए भी लॉजिक दे सकता हूँ, बट इसका और भी रीज़न है जो IIT JAM वाले इसको सीरियसनेस से पढ़ें। उसका रीज़न है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बिना आप सीक्वेंस और सीरीज़ को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप लिमिट पॉइंट को फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हो सकता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ना पूछे, बट आपसे लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस तो ज़रूर पूछेगा। तो वो जो सीक्वेंशियल डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, वो आप फील नहीं कर पाओगे, या पूरा मैं यूँ कह दूँ कि पूरे सीक्वेंस चैप्टर को आप फील नहीं कर सकते, ठीक है। और या आगे जाके ये भी कह दूँ कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल तो नहीं, बट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है उसमें बहुत सारे फंक्शन जो है वो सीक्वेंस से रिलेट करते हैं, उसको भी आप फील नहीं कर पाओगे यदि आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं पढ़ोगे। तो आपको मोटिव समझ आया वाई हमें क्यों पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़नी चाहिए। उसका मेन रीज़न है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बिना आप फील नहीं ला सकते सीक्वेंस चैप्टर में, या फिर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। देखो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मोस्टली हम फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे, बट एक आ जाएंगे ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर आता है जो IIT में आता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यदि उसमें आप फील करना चाहते हो, ये बहुत लोगों को कठिन लगता है, इंक्लूडिंग मी, तो यदि आप इस चैप्टर को फील करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी या पॉइंट सेट टपो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और ये बढ़िया बात है कि आपको केवल रियल लाइन पे पढ़ना है, आपको ज़्यादा स्पेस पे नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, सो पूरा जो इंट्रो है वो मैंने दे दिया।
देखिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक थॉट है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिसके बिना मतलब पॉइंट सेट टोपोलॉजी को फील करना आसान नहीं है, तो मैं एक लिखता हूँ एक थॉट कि एल्जेब्रा इज ए लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री, इज ए लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसे ही जैसे एल्जेब्रा को लैंग्वेज कहते हैं ज्योमेट्री का, वैसे ही पॉइंट सेट टोपोलॉजी को लैंग्वेज कहते हैं रियल का। ठीक है, तो यदि आप इस थॉट में बिलीव करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आगे आपको दिख जाएगा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम पढ़ेंगे ना, ये शायद हम पूरी लाइफ भर, आप जो आगे आने वाली है आपकी हायर स्टडी की लाइफ, उसमें आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फिंगर टिप्स होंगी। चलिए, तो स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा रियल लाइन को भी बता दूं, जो बेसिक है, जो न्यू कमर्स है, जिनको आइडिया नहीं है, तो उनके बारे में थोड़ा सा रियल लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रियल लाइन में सबको पता है कि आर के अंदर ऑल सेट्स आर कंटेन्ड। ओके, रियल लाइन दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ आर। जैसे रियल लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो वो इसकी ज्योमेट्री ओनली सिंगल लाइन है। ठीक है, पहली चीज़, मिडल में जीरो होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, एंड आप अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट यदि आप यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लें तो इसके रिगार्डिंग यदि आप कोई भी लाइक इंटरवल, तो आप पढ़ चुके हो आई थिंक। ओके, तो इंटरवल आप बनाते हो, उसको यदि आप ओपन करते हो, ठीक है, तो आप पढ़ चुके हो कि कोई भी इंटरवल, सपोज ए बी, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इसका पार्ट लो आप रियल लाइन का, वो अपने आप में एक रियल लाइन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी इंटरवल लो वो सिमिलर हो जाता है रियल लाइन, मतलब उसको आप जूम करोगे तो वो उतना ही बड़ा होगा जितना रियल लाइन है। ठीक है, तो दिस इज द लाइक एक थोड़ा सा ओपिनियन मैंने शेयर किया कि व्हाट इज़ रियल लाइन। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। मैं देखिए, इसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में तो ज़्यादातर हम प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन ही देखेंगे। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी फटाफट लिखना स्टार्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, और जैसे DU BHU में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एम, जो कि फिक्स्ड होता है और जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, सच डैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। मतलब क्या हुआ कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन, मतलब कोई भी आप एप्सिलॉन चूज करो जो पॉजिटिव हो, उसके लिए हमेशा एक m एग्जिस्ट करेगा जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, सच डैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सर समझ नहीं आया, और ये वास्तव में रियल बात है कि ये जितना एक लाइन में लिखा हुआ है ना, इसको समझना उतना ही मुश्किल है, और एक बार समझ गए तो क्या लिमिट पॉइंट, क्या अदरेंट पॉइंट, क्या ACP, क्या ADP, मतलब क्या लिमिट पॉइंट, क्या एक्यूमुलेशन पॉइंट और अदरेंट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, सब आ जाएगा आपकी मुट्ठी में यदि इस डेफिनेशन को समझ गए। तो आप इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें। जैसे पहले यूनिट में मैं बार बार नाम ले रहा था कैंटर सर का, पर वो तो आए थे तीसरे और चौथे लेक्चर से, बट ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का नाम स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ, ये पहले लेक्चर में स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है। तो इन्हें कैंटर के बराबर ही तवज्जो दीजिएगा, इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है अपने आप में, तो उस लेवल का इनको इम्पोर्टेंस दो जिससे आप समझ पाओ इसका मतलब वजन इस प्रॉपर्टी का कितना है उस हिसाब से। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब अच्छे से कैसे समझेंगे सर? एक एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल बताएंगे। मैं कहता हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं कहता हूँ कि कोई एप्सिलॉन
चूज कर लो। सपोज मैंने एप्सिलॉन को माना 0.25, ठीक है, ओके। अब ये सच डेट प्रॉपर्टी है तो 1/n इज लेस देन 0.25, ठीक। अब आपको मतलब क्या करना है कि एक m को एग्जिस्ट कराना है जिससे बड़ा n लेंगे तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। तो व्हाट इज m? अब ध्यान से देखो ये क्या है, 0.25 कब आता है, जब आप 1/4 करोगे तभी तो आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब m एक एग्जिस्ट करा लो और 1/4 से आप 1/5 लो, 1/6 लो, सारे कमाएंगे। मतलब n जो है आप फिक्स कर दो। सपोज m को 4 क्यों करो, m को कर दो 5। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया ना, m को 5 ले लो। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमेशा एक n मिल जाएगा जो ग्रेटर देन होगा m से, और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो आपने m को क्या फिक्स किया, एक देयर एग्जिस्ट m बोलता ना वो m, तो हमें एक m मिल गया 5, हमने फिक्स कर लिया। अब n जो है वो ग्रेटर देन 5 लो तो हमेशा 1/n जो होगा वो लेस देन होगा 0.25 से। आप चेक कर लो, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एप्सिलॉन लोगे उसके लिए एक आपको m मिल जाएगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और उसकी वजह से ये हमेशा फॉलो होगी। ये आर्किमिडियन सर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या किया है मैंने, कि एक एप्सिलॉन मैंने चूज किया अपनी तरफ से, पहले मैंने पुट करके देख लिया कि कितनी वैल्यूज़ के बाद ये फॉलो करेगा। बेसिकली 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 से छोटी वैल्यू कोई भी लो, तो इसका मतलब 1/5, 1/6 कोई भी लो, तो मैंने एक फिक्स कर लिया m को 5। अब 5 से बड़ा m कुछ भी लो, 6, 7, 8, हमेशा ये वाला साइड छोटा होगा 0.25 से, हमेशा होगा। तो ऐसे आप हमेशा बना पाओगे, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाया, बट एक आइडिया देने के लिए समझाया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी इज, ठीक है। ओके, सो ये तो रहा एक पहलू। इसी की एक और प्रॉपर्टी देखो, आर्किमिडीज की 2-4 प्रॉपर्टी हैं, बट मैं 2 से काम चला लूँगा। कि एक कोई ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और बी कोई रियल नंबर है, ठीक है। ये आर था बेसिकली, ठीक है। ये कैसे चलता है, चलता ही नहीं है, ओके। तो देयर एग्जिस्ट एन, एक नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा जिसके लिए एन ए जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा बी से, ये कहते हैं आर्किमिडियन सर। मतलब एक पॉजिटिव नंबर और उसके लिए एक एन एग्जिस्ट करेगा जो हमेशा ग्रेटर देन होगा बी से। यदि आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर लोगे तो ऑलवेज फॉलो हो गई, बट जब भी पॉजिटिव रियल नंबर भी लोगे आप तो भी आपको एक एन हमेशा मिल जाएगा जो इस वाले पार्ट को बड़ा बना देगा। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी हम बोलते हैं इसको, और दिस इज द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ओके। सो नोट लगा के यहाँ पे लिख लीजिए यदि आपको याद नहीं रहे, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है। दिस इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। आगे पता चलेगा हम इसको जैसे बारी बारी से यूज करेंगे दोनों, ठीक है। ये केवल इसे के लिए नहीं बोला है, दोनों के लिए बोला है। चलिए, और यहाँ पे जो एम, यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया था, बट एक इसका तरीका भी होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड एम। तो जैसे 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो हमें n क्या चाहिए, n जो है, जो n है उससे m को एक बड़ा कर दो। मतलब इस वाले से हमें ये वाला, ये बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, m को चूज करूँगा सीलिंग फंक्शन 1/एप्सिलॉन प्लस 1। बेसिकली एक इंटीजर चाहिए ना हमें, इसलिए मैं सीलिंग फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हो कि सीलिंग फंक्शन जैसे इस वाले इंटरवल में कोई डेसिमल वैल्यूज़ है तो वो इधर वाला नंबर लेता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इधर वाला लेता है, ठीक है। यू नो दिस। जैसे सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 इज -1, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 ये किधर होगा। सपोज ये -1 है और ये आपका -1/2 है, तो ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है
वो किसको लेता है पता है आपको? ये क्या होगा, अब इसको खोलो, -1 -0.2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 विच इज़ -2। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो फंक्शन होता है वो बेसिकली इधर वाले नंबर को लेता है जो इस इधर होगा। तो -1.2 के इधर जो है वो 2 पड़ेगा, इसलिए दिस इज़ -2। बट यहीं आपसे कह दिया जाए दिस इज़ 0.5, तो इसका वैल्यू 0 होगा, बिकॉज कि जो ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 1 है। तो ये जो डेसिमल इधर वाला लेता है तो इससे पास 0 है। सपोज 0.9 भी होता ना तो भी ये 0 ही देता, बिकॉज इधर से लेगा। ओके, समझ में आ गया। बट सीलिंग फंक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। यदि मैं सीलिंग फंक्शन 0, ये सीलिंग फंक्शन ऐसे होता है, ठीक है, याद रखना। तो सीलिंग फंक्शन के अंदर मैं यदि 0.9 लिखता हूँ तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ध्यान रखना, ये उल्टा होता है बेसिकली, ठीक है। यदि मैं सीलिंग फंक्शन के अंदर -1.3 लिखता हूँ तो इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, मतलब इधर वाला वैल्यू लेता है। गॉट इट? तो आप सीलिंग फंक्शन समझ गए। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू निकलेगा वो सीलिंग फंक्शन 1/ε, क्योंकि यहाँ से एक इंटीजर मिलेगा और +1, ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द m, तो ये आप यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप सभी को पता ही होगा और उसी का यूज करके सीलिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब भी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ बाउंडेड सेट, ठीक है। तो बाउंडेड सेट, रुकिए रुकिए, ओके, हाँ ठीक है, बाउंडेड सेट से ही आएगा। तो व्हाट इज़ बाउंडेड सेट, तो फर्स्ट पार्ट लिखिए कि देखो बाउंडेड सेट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो सेट है वो बाउंडेड एबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी। तो पहली चीज़, बाउंडेड सेट से पहले हमें बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव पता होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट लिखिए आप मेरे साथ। अब इसके लिए पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, आज की पूरे लेक्चर में डेफिनेशन ही, और ये चैप्टर डेफिनेशन से भरा हुआ है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी डेफिनेशन फिंगर टिप्स होनी चाहिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। लेट एस इज़ द सबसेट ऑफ आर, आर क्यों, क्योंकि हम रियल लाइन पे ही पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये रट जाएगा, अभी इतने बार आएगा। तो देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर एंड if there exists beta belongs to R such that for all x belongs to S, x is less than equal to beta। मतलब इसको चाहे ऐसे लिख लो कि that is there doesn't exist any y in S such that कि कोई भी y बड़ा नहीं है बीटा से। चाहे आप इसको ऐसे कह लो, चाहे आप इसको नीचे वाले तरीके से कह लो, बात एक ही है। ऊपर वाला तरीका क्या कहता है कि एस सबसेट है आर का, तो यदि एक बीटा आर में ऐसा बिलोंग करे जिससे एस के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं, या फिर देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एस, मतलब एस में कोई ऐसा एलिमेंट ही एग्जिस्ट ना करे जो बीटा से बड़ा हो। बात तो एक ही है, चाहे बीटा से छोटा हो, जब एलिमेंट बिलोंग करे तो सारे बीटा से छोटे हों, बीटा से बड़ा एलिमेंट बिलोंग ही ना करे, दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्या होता है, तो देन बीटा इज कॉल्ड एन अपर बाउंड, ठीक है। एंड फॉर ऑल t greater than beta, t is also upper bound hence, एक बार पढ़ लेता हूँ क्या लिखा मैंने। then beta is called an upper bound and for all t greater than beta t is also upper bound of S, ठीक है। and S is called bounded above
तो क्या कहने का मतलब है कि बेसिकली बीटा इज एन अपर बाउंड। अब यहाँ पे ये तो समझ आ गया सर, ये क्या मतलब है कि टी कैसे हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपने कोई इंटरवल लिया 0 1, इसका अपर बाउंड क्या है 2 है, 2 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि 2 से बड़ा रियल नंबर भी अपर बाउंड होगा। क्यों? यदि मैं 3 ले लूँ तो 3 से भी तो सारे एलिमेंट छोटे हैं, यदि मैं 4 ले लूँ तो 4 से भी तो सारे एलिमेंट छोटे हैं ना इस सेट एस के। तो वो यहाँ कहने का मतलब है कि बीटा से बड़ा एलिमेंट भी इस सेट का अपर बाउंड होगा, और इस सेट को हम बाउंडेड एबव सेट कहते हैं। तो इसी के तहत पे एक एग्जांपल ये हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिखवा दूं मैं तो और अच्छी बात है। तो रुकिए थोड़ा, ठीक, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू एक दो एग्जाम्पल लिख लो। लेट एस इज इक्वल टू द क्लोज इंटरवल। ये सब पता होगा पहले से, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा व्हाट इज क्लोज्ड व्हाट इज ओपन इंटरवल, ये सब आएंगे अभी, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एस जो है वो क्लोज इंटरवल है एंड बस क्लोज इंटरवल है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, मतलब एक्स जो है वो एस में बिलोंग कर रहा है। यदि आपको यहाँ पे क्या कर पाओगे, एक्स इज ऑलवेज लेस देन, केवल लेस देन लगाओ, लेस देन 2, एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज लेस देन 4। तो ये क्या हुआ, ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ठीक है। तो नोट, एक नोट मिल गया मुझे, क्या मिल गया कि यदि बीटा बिलोंग्स टू आर is not an upper bound of S, यदि बीटा, कोई बीटा है जो अपर बाउंड नहीं है S का, if there exists T in S such that T is greater than बीटा। समझ में आ गया? बीटा यदि अपर बाउंड नहीं होगा यदि जो सेट का एलिमेंट है वो यदि बीटा से बड़ा हो जाता है। एक और नोट लिखो इसी के आगे कि अपर बाउंड, अपर बाउंड, हाँ अपर बाउंड करो अभी, अपर बाउंड इज नॉट यूनिक, ठीक है। अपर बाउंड जो होता है वो यूनिक नहीं होता। देयर आर काउंटेबल ऑब्लिक अनकाउंटेबल, देयर आर काउंटेबल अनकाउंटेबल अपर बाउंड्स exist for any set, ठीक है। किसी भी सेट के लिए काउंटेबल या ऑब्लिक अनकाउंटेबल अपर बाउंड्स हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो कोई यूनिक नहीं है, आप कोई भी सेट ले लो उसके पास बहुत सारे अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। तो आगे बढ़ें, कहाँ पे आ गए थे हमने, ओके अपर बाउंड, बाउंडेड है अब डिस्कस कर लिया था, अभी बाउंडेड बिलो की बात है। उससे पहले एक और नोट लिखना चाहो तो एक और नोट लिख लो। देखिए नोट ही सब कुछ होता है। एस इज बाउंडेड, ये बाउंडेड को VDD कहता हूँ मैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। एस इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड। यदि किसी सेट का आपको एक अपर बाउंड मिल गया तो इसका मतलब वो सेट बाउंडेड अबव होता है बीटा, ठीक है। ओके, लोअर सॉरी बाउंडेड बिलो सेट से पहले एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, फाई इज बाउंडेड अबव। फाई जो सेट रहता है, एम्प्टी सेट कहते हैं उसे, क्या वो बाउंडेड अबव है? तो बाउंडेड अबव कैसे पता करते हैं?
कोई बीटा आपको मिलना चाहिए, टेक बीटा जो है कोई 1 है, देन देयर एग्जिस्ट, दूसरी वाली डेफिनेशन, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी बाई इन फाई, ठीक है, सच डेट कि जो बीटा से बड़ा हो जाए, मतलब y इज ग्रेटर देन बीटा विच इज़ 1, तो 1 से बड़ा, यहाँ पे तो किसी से भी बड़ा नहीं है क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, और इसी वजह से ये देयर डजंट वाली एग्जिस्ट वाली यहाँ पे डेफिनेशन लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीटा है वो इसका अपर बाउंड है। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट के लिए भी इन जनरल इसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे पहले यहाँ लिख दो कि 1 इज एन अपर बाउंड, ठीक है, ऑफ एस विच इज 5। नेक्स्ट इसको इन जनरल लिख लें। तो इन जनरल क्या है? फॉर ऑल ए इन आर, ए इज एन अपर बाउंड, इज एन अपर बाउंड ऑफ एस जो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अपर बाउंड का जो सेट है वो पूरा ही रियल नंबर हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं लोअर बाउंड या फिर बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। लोअर बाउंड, ये थोड़ा वाइट कलर मेरे को सही लग रहा है तो इसलिए मैं इसी को ही यूज कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कोई इश्यू तो होगा नहीं इसमें। तो एस इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये कॉमन है। देयर एग्जिस्ट इफ, यदि कोई अल्फ़ा, वहाँ मैंने बीटा लेके चला था, यहाँ अल्फ़ा, आप यहाँ पे भी बीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा सच डेट फॉर ऑल एक्स इन एस, क्योंकि एस सेट है, जो एक्स के सारे एलिमेंट हैं वो अल्फ़ा से ज़्यादा हो या बराबर हों, और देयर डजेंट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एस, एक्स तो है ही, बाई ले लो इधर, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं करना चाहिए ना, बाई इन एस सच डेट, कोई ऐसा बाई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो अल्फ़ा से छोटा हो जाए, मतलब बाई इज़ लेस देन अल्फ़ा, ठीक है। तो दो डेफिनेशन यहाँ पे भी है, सिंपल है। आगे लिखो देन अल्फ़ा, मैं थोड़ा सही से बैठ जाता हूँ देन अल्फ़ा, अरे यार, ओके, अल्फ़ा इज कॉल्ड, अल्फ़ा इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, इफ टी इज लेस देन अल्फा, यदि टी अल्फा से छोटा है, देन t is also, then t is also, then t is also lower bound for s या of s, ठीक है। and s is called and and s is called bounded below set, bounded below, ठीक, ओके। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, जैसे मैंने ऊपर फाई को बाउंडेड एवर बोला था, ऐसे ही फाई इज बाउंडेड बिलो, और ये आपको खुद करना है प्रूफ, बाउंडेड बिलो। तो ऊपर मैंने बताया था हाउ टू शो बाउंडेड एवर, और इसके लिए क्या होगा, वैसे आप शो कर लीजिएगा, फाई जो होगा वो बाउंडेड बिलो भी है, और इसके लिए क्या, इसका जो बाउंडेड बिलो सेट होगा, मतलब कौन कौन से एलिमेंट इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे, वो आपको खुद निकालना है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क, इसको आप टास्क डाल लीजिए, खुद करिएगा इसे, ठीक है, इसे मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। सपोज s जो है
सेम वही सेट ले लो या कुछ और ले लो? वही ले ले रहा है, इसमें कुछ है तो है नहीं। ठीक है, मैंने ले लिया। तो फॉर ऑल एक्स इन एस क्या होगा? एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होगा? -1 से। एक्स बड़ा होना चाहिए -2 से, -3 से, सबसे बड़ा होगा। तो दीज आर ऑल लोअर बाउंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड गॉट द पॉइंट या गॉट द आइडिया। तो अब बात कर लेते हैं बाउंडेड सेट पे, जो मैंने ऊपर डाला था सबसे। तो व्हाट इज बाउंडेड सेट? तो a set is said to be bounded if the set is bounded above as well as bounded below. A set is said to be bounded if the set is bounded above as well as bounded below. ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, डेट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ lower upper bounds. There exists a pair of lower and upper bounds. ठीक है, so right now I change the color of lower and upper bounds. So basically what is bounded set? कि जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड यदि आप किसी भी सेट का फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो जो सेट है वो बाउंडेड सेट कहलाता है। और क्योंकि वो लोअर बाउंड भी होता है उसके पास और अपर बाउंड भी होता है। ठीक है, तो वही हमने लास्ट पॉइंट पे भी मैंने वही लिखा है कि पेयर ऑफ, पेयर का मतलब है कि लोअर और अपर का एक पेयर मिल जाए, डेट मीन दोनों एग्जिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तो उससे वो हो जाता है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज पहला, फाई इज, अभी हमने देखा फाई बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, तो फाई इज बाउंडेड सेट। ठीक है, तो कोई भी सेट 1 to up to 100 up to 1000 इज बाउंडेड सेट। ठीक, नेक्स्ट, एवरी फाइनाइट सेट is bounded set. Next, नेचुरल नंबर का सेट होगा बाउंडेड? नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सेट इज नॉट बाउंडेड एवर बिकॉज 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट, इसके पास कोई बाउंडेड वो अपर बाउंड नहीं है, बट n is bounded below। ठीक, समझ आ गया? नेक्स्ट, तो यहां से क्या कहोगे? n is not bounded। ठीक है, whenever, एक और लिख लो, whenever a set is bounded, whenever a set is bounded above, sorry, bounded नहीं, bounded above, there are, ये मैं लिखा चुका हूँ ये, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ तो लिख लीजिए। whenever a set is bounded above, there are infinite upper bounds if bounded below। then there are
infinite lower bounds, infinite lower bounds। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई सेट बाउंडेड एबव होगा तो उसके पास इनफाइनाइट बाउंडेड अपर बाउंड्स होंगी, यदि कोई सेट बाउंडेड बिलो होगा देन उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुप्रीमम। व्हाट इज सुप्रीमम? सपोज मैं सुप ऑफ एस को एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो इन्फ होगा ना उसको मैं स्मॉल एम से देख लूँगा। ओके, तो ये नोटेशन मैं हमेशा लेके चलूँगा, तो आप लोग इसका ध्यान रखो। देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट आया क्यों, पहले तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। उसका रीज़न है कि मैंने आपको जैसे बताया कि यदि कोई सेट है इसकी लोअर बाउंड्स अपर बाउंड, जैसे अपर बाउंड ये सब हो सकता है यदि आप रियल नंबर पे बात कर रहे हो, तो सारे पॉइंट्स, तो जैसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ अपर बाउंड्स। सपोज एक एग्जांपल लिख लो, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सेम एग्जांपल फिर से वही ले लेता हूँ कि एस जो है वो क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो अपर बाउंड्स का सेट बन जाएगा तक सेट। सपोज ए इज द सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि ए, सपोज ए इज द सेट ऑफ अपर बाउंड्स, तो कैसे बनेगा? ऐसे अपर बाउंड क्या होता है जिससे सारे एलिमेंट सेट का छोटा हो। मतलब यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एलिमेंट्स स्टार्ट हो और ये सबसे छोटा हो, तो 1 से तो बड़ा होना चाहिए ना, 1 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ओपन कर दूंगा यहाँ पे 1, इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा है, 1 तो नहीं आ रहा। तो अपर बाउंड्स का कलेक्शन क्या है, 1 to इन्फिनिटी। बोलो दिक्कत कोई नहीं है। यदि मैं लोअर बाउंड्स का कलेक्शन सपोज बी मान लूँ, तो वो क्या होगा, -इन्फिनिटी टू 0 ओपन, बिकॉज यहाँ पे क्लोज्ड है, इस वजह से 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, वो इक्वल आ जाएगा। आपको चाहिए ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट्स बड़ा, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। बट यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, तो हमें एक ऐसा नंबर नहीं पता जो, मतलब हम ये चाहते थे पहले कि अपर बाउंड हो तो 1 हो, बट अपर बाउंड से तो मतलब लाइक पूरा भंडारा है ये तो। ठीक है, मतलब लाइन लगा के अपर बाउंड्स हैं और लाइन लगा के लोअर बाउंड्स हैं, तो हम एक तरीके से ना एक सिंप्लीफिकेशन, यदि कोई पूछे व्हाट इज अपर बाउंड, सीधे बोल दो 1, यूनिक, मतलब एक ही होगा किसी के भी एंगल से, चाहे मैं देखूँ चाहे वो देखे। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं कहता हूँ कि अपर बाउंड्स जो है वो 2 है, दूसरा बंदा आके कह देगा नहीं नहीं 4 है, तीसरा बंदा आके नहीं नहीं 6 है, नहीं नहीं 7 है, तो यहाँ लफड़ा है, हो सकता है लड़ाई हो जाए। तो इस चीज़ को इजी वे में बनाने के लिए उन्होंने सुप्रीमम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि सुप्रीम एक ही होगा, सुप्रीम। ठीक है, इसको कहते हैं सुप्रीमम ऑफ अपर बाउंड्स। तो कोई अपर बाउंड्स में जो सुप्रीम रहेगा उसको सुप्रीमम कहते हैं। तो उसी तरीके से सुप्रीमम का डेफिनेशन है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम समझ आ गया ना कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि हमें वहाँ हज़ारों मिल रहे हैं। अब हम कैसे मतलब लाइक इसको कुछ कहना हो तो कैसे कहेंगे, और भी बहुत चीज़ें हैं, तो उस चक्कर में सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो सुप्रीमम फिर से डाल लेता हूँ, और जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक, ओके, तो इसको कहते हैं, अभी आपने देखा सारे अपर बाउंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं, द लीस्ट अपर बाउंड। मतलब अपर बाउंड में से सबसे छोटा, LUB कहते हैं इसे, लीस्ट अपर बाउंड, LUB, फॉर ऑल x in S, x is always less than m। अब इसी को थोड़ा डेफिनेशन टाइप में देख लो, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, यदि देयर एग्जिस्ट t in S,
सच डेट t इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। यदि m में से इतू सा भी छोटू सा भी घटाया गया ना, तो जो सेट है उसका एलिमेंट बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सुप्रीमम। एकदम पिन टू पिन, मतलब ये है और यही आपको सुप्रीमम इसके बगल में हो जाएगा, और इसमें नेप्सिलॉन भी घटाया बस वो इससे छोटा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको एक एलिमेंट एस का मिल जाएगा जो उससे बड़ा है। तो इतने को कहते हैं सुप्रीमम। मतलब कि जो भी मैंने एक सेट बनाया था, क्या बनाया था, वन टू इन्फिनिटी, इसमें क्या कह रहा हूं मैं, डेफिनेशन क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, 1। अब आप कहोगे सर ये तो सेट में नहीं है, बट लीस्ट, इसका लीस्ट एलिमेंट क्या है जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं, 1 ये तो है, समझ रहे हो। तो यहाँ से एक बात आएगी जिसको मैं बाद में लिखूंगा भी, कि सुप्रीमम कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट में आए। ठीक है, तो ये भी एक वो है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एस में सुप्रीमम बिलोंग करे, तो सुप्रीमम मे बी बिलोंग्स टू एस और नॉट बिलोंग्स टू एस। ओके, सो ये आपका सुप्रीमम का डेफिनेशन है। लीस्ट, इसीलिए मैंने बताया कि ऑल अपर बाउंड्स जो मैंने सेट बनाया था उसका लीस्ट जो होता है, लीस्ट अपर बाउंड इज 1 इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट एस। सो ध्यान समझ आ गया, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हो यार, उसको भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये सेट है, इसमें 1 से छोटे आएंगे ना सब, तो 1 इज द सुप्रीमम, नथिंग वरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमने सुप्रीमम पढ़ लिया, अब थोड़ा कुछ इनफीमम के बारे में भी जाना जाए, बट इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी यहीं डिस्कस कर लूँ या नहीं। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एस इज क्यू। ओके, रियल लाइन पे ट्रेस करो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। व्हाट इज रूट 3? रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 होता है 1.732, दैट मीन्स हियर। इसमें सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, बट यू नो रूट 3 इज इरेशनल। तो आपसे क्या डेफिनेशन है, फॉर ऑल x in S, x is always less than root 3 इक्वल टू, यदि इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पे अपर बाउंड का जो सेट हो जाएगा क्लोज्ड होगा, फिर तो ये क्लोज करिए और यहाँ पे भी क्लोज्ड करिए, क्योंकि जब इक्वल टू है डेफिनेशन में तो क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड होते ही यहाँ पे तो फिर तो हाँ, और सब चीज़ ठीक है, 1 ही, वो तो 1 ही है वैसे भी। ओके, और तो सब रीजनिंग ठीक है। ओके, और कहीं भी दिक्कत हो तो अपना करेक्ट कर लेना, चलो, क्योंकि इक्वल टू भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम छोटा इक्वल ले रहे हैं तो कोई इशू तो है नहीं वैसे। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स क्या होना चाहिए, छोटा इक्वल होना चाहिए रूट 3 से, ये डेफिनेशन कहती है। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, for any epsilon positive there exists t in S such that, यदि t जो है वो बड़ा हो जाएगा यदि मैंने रूट 3 में एप्सिलॉन भी घटा दिया। चेक कर लो आप, यदि मैंने रूट 3 में से कुछ भी घटाया तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर, आप पता है 2 इरेशनल के बीच में हजारों रेशनल हजारों इरेशनल होते हैं, नॉर्मल सी बात है, तो आपको आराम से कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो रूट 3 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीमम ऑफ एस इज नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ एस।
ठीक है, तो एक नोट है, इसको नोट लीजिए, और इम्पोर्टेंट नोट है कि सुप्रीमम जो है वो कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। अब सर कहोगे सर होता किस सेट में है, तो इसमें देख लो 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका जो सुप्रीमम है वो है 1 और इस सेट के अंदर है। कैसे होता है, 1, 1/2, 1/3 और ये अप टू 0 तक टेंस करता है। 1 से तो सब छोटे हैं ना, 1 तो सुप्रीमम है ना, और 1 इसके अंदर है। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल कि सुप्रीमम जब अंदर हो, और जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है जब सुप्रीमम उस सेट के पास नहीं है बट सुप्रीमम है। चलिए अभी इन्फीमम पे बात कर लेते हैं। इन्फीमम को मैंने आपको बताया है कि इसको इन्फ कहते हैं, और इन्फ और एस को मैं एम स्मॉल से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, थक गया मैं भाई, सॉरी। ओके, नेक्स्ट इन्फ की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और बेसिकली हमने एक डिस्कस किया था व्हाट इज़ लोअर बाउंड, तो -∞ to 0 क्लोज्ड। तो इसमें व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 0 है, तो 0 इज़ द इन्फ ऑफ एस दैट सेट। एस क्या था वहाँ, ये था ना, तो इसके लिए जो इन्फीमम का काम करेगा वो 0 करेगा। तो नेक्स्ट इन्फीमम की डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स इन एस, एक्स जो है वो सब क्या होने चाहिए, एम से बड़े होने चाहिए। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट टी इन एस सच डेट, यदि आपने एम में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया, या फिर क्योंकि देखो सारे एलिमेंट मतलब टी जो एलिमेंट है वो बड़े हैं, यदि आपने एम में कुछ भी जोड़ा तो वो बड़ा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा। इन्फीमम वाले में जोड़ते हैं, सुप्रीमम वाले में एम में से घटाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं तो ऐसे याद कर रखा हूँ कि इसको देख के इस वाले को उससे पता पड़ जाता है क्या करना है। ठीक है, तो देखो समझने पर जाओगे तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आगे बहुत ही हो जाएगा। लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है, और इसी बेसिस पे यदि मैं ऊपर जो एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लिया था मैंने, क्या एग्जांपल लिया था कि जो एस सेट है वो 0, √3 इंटरसेक्शन क्यू, तो सेम कॉन्सेप्ट से जब इसका आप निकालने जाओगे तो इन्फ ऑफ एस जो है वो 0 आएगा, और सुप ऑफ एफ अभी हमने निकाला तो √3 आएगा। ठीक है, और सेम एक और एग्जांपल मैंने किया था। देखिए इन सब के आपको निकालने, कोई दिक्कत होती है तो वो आप बताना। नेचुरल नंबर, इसमें सुप ऑफ एस जो है वो आपका 1 है, इन्फ ऑफ एस जो है वो आपका 0 है, तो आपको ये सब निकालने हैं खुद, तो ये मैं नहीं करूँगा। अब आप थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, चलिए नोट करिए, क्योंकि अब हम लोगों को भागना है इस कोर्स में, तो जो चीज़ें आपको टास्क देने लायक होंगी वो मैं अच्छे से टास्क दूंगा, और जो नहीं होंगी वो मैं टास्क नहीं दूंगा। ओके, वो मैं खुद करूँगा। इफ़ एस इज़ नॉट बाउंडेड एवं, एस इज नॉट बाउंडेड एवं, तब देन for any n belongs to natural number there exists xn in s। थोड़ा ध्यान से एक एक चीज़ को समझें। मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट टोपोलॉजी को सीक्वेंस ऐड करूँगा, तो वही कर रहा हूँ। xn इज ग्रेटर देन n, तो जो डेफिनेशन बाउंडेड एवब की मैं ऊपर लिख के चला था इन टर्म्स ऑफ सेट्स एलिमेंट, I write again the definition, that definition in terms of sequence. So please read carefully कि यदि S is not bounded above, then for any n
जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एस में जो एन से बड़ी हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये किसके लिए? नॉट बाउंडेड एबव के लिए। मोर ओवर, थोड़ा और इसको करते हैं। मोर ओवर वी कैन फाइंड, क्या हो गया, x1 x2 x3 xn xn प्लस 1 डॉट 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 सच डेट जो एक्साइज है वो लेस देन xi प्लस 1 एंड xr इज ग्रेटर देन r। ये वही हो गया है। कुछ थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करोगे तो समझ आएगा। ये आर के मीडियन शुरुआत स्टार्टिंग आर फिक्स करा, एक एक्सआर मिला, उस एक्सआर से मैंने इसको अटैच कर दिया। समझ आया कुछ? ठीक है, ओके, ठीक, समझ आ गया? कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो कि ये दोनों चीज़ें तब समझ आएंगी ऊपर, अभी जो बाउंडेड दो चीज़ें तब समझ आएंगी ऊपर, जो बाउंडेड बिलो की बाउंडेड एबव की जो डेफिनेशन लिख के आया हूँ उसको पढ़ो, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी जो लिख के आया था उसको पढ़ो, तब इन दोनों को मैच करके फिर इधर आओ। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, यदि जिस बच्चे को समझने एस इज नॉट बाउंडेड, मैं बाउंडेड नहीं है तब कह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा? फॉर एनी एन, कोई एक एन जो कोई भी होगा नेचुरल नंबर का, उसके लिए एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एस में, वो सीक्वेंस उस नंबर से बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या होता है? बाउंडेड बिलो के लिए छोटा होना चाहिए ना उस नंबर से, तभी तो वो अपर बाउंड बनता है ना। बट यहाँ पे मैं क्या करूँ, बड़ा ही हो गया। और फॉर एनी एन के लिए तो ये नॉट बाउंडेड हो गया। मोर ओवर इसी को थोड़ा और जनरलाइज कर दिया कि कोई एक सीक्वेंस है x1 x2 x2 x चल रही है, सच डैट ये क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग मोड, xi इज लेस देन xi प्लस 1। तो आपको एक r मिल जा रहा है, उस r से सारे टर्म्स वो बड़े ही हैं। आप बता ही नहीं पा रहे हो कि कोई भी टर्म, जो सारे टर्म है सीक्वेंस के, वो छोटे हैं किसी नंबर से, नहीं बता पा रहे हो। आप एक r, कोई भी आर्बिट्रेरी r कह रहे हो जिससे कुछ टर्म हो सकते हैं, बट XR के बाद वो बड़े ही हैं सारे, वो R से बड़े हो जा रहे हैं। तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ, मतलब सिंपली एक तरीके से एक M, मतलब सपोज M बिलोंग्स टू N, जिसमें X जो है, मतलब सपोज X इन S, X बड़ा हो जा रहा है M से, तो क्या है ये? अनबाउंडेड ही है ना, कि X जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बड़े हो गए। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि वो अनबाउंडेड हो गया बेसिकली। ठीक है, समझ आ गया? तो नॉट बाउंडेड, तो इसको हम सीक्वेंस वे में कहते हैं। सिमिलरली इसको सेम चीज को बाउंडेड बिलो के लिए लिखता हूं। इफ S इज नॉट बाउंडेड बिलो, then for any n belongs to natural number there exist xn belongs to s। सेम देखो, बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव का सेम रहता है। xn is less than minus n। moreover we can find, क्या फाइंड कर लिया कि देयर एग्जिस्ट x1 x2 x3 xn xn प्लस 1 such that xi is greater than xi plus 1, xr is less than minus r, r belongs to natural number। शायद मैं ऊपर लिखना या भूल गया था, कहाँ पे, ओके या मेंशन कर दो, बोला तो था मैंने, लिखा नहीं था, लिख लेना, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सेम चीज लिखी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप ये कह रहे हो कि माइनस आंसर क्यों लगाया, तो बेसिकली बाउंडेड बिलो है इस वजह से। ठीक है, आप छोटा दिखाओगे ना,
बाउंडेड बिलो नहीं है, मतलब जो -n सबसे छोटा नंबर है उससे भी कोई ना कोई छोटा मिल जा रहा है, तो बाउंडेड बिलो नहीं है। और वही चीज़ को मैंने सेम यहाँ किया है कि छोटी चल रही है, उससे भी एक छोटा मिल जा रहा है, जिससे भी वो छोटा हो गया है, तो बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है, ओके ओके। नोट, और इसी नोट के साथ इस लेक्चर को अंत करेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं सुप्रीमम ऑफ फाई एंड इन्फीमम ऑफ फाई, चलिए इस टास्क के साथ आपको एंड करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आपका कल का टास्क है कि आपको ये सोच के रखना है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर का जो शुरुआत है इसी के साथ करूँगा। और वैसे मैं इसको डिस्कस करता, बट मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, पानी मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। उसके बाद आज ही आपको नेक्स्ट लेक्चर देना है मेरे को। तो अभी डेली मेरे को 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मैं अब रिकॉर्ड करूँगा। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के अब रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास लड़ाई करने का सीधा टाइम है। मतलब आपको रियल से लड़ाई करनी है, अपने आप से लड़ाई करनी है। लेक्चर डेली टू डेली देखना है यदि आपको IIT में टॉप मारना है। और हमारा टारगेट आप जानते ही हो कि AIR1 इस बार हमें अपडेट मॉडुलस से चाहिए। तो आप लोग हमारे अकॉर्डिंग बहुत मेहनत करोगे, डेली टू डेली जितनी वीडियो आ रही है उतना देखोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और जब वीडियो नहीं आ रही है तो बुक्स को रीड करोगे, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि यू आर द टॉपर, और यू आर वन ऑफ द टॉपर ऑफ IIT जेम्स 2023। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। आई होप आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको इस नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सुप्रीमम ऑफ फाई, मतलब एम्प्टी सेट का सुप्रीमम क्या होता है, एम्प्टी सेट का इन्फीमम क्या होता है, वो आपको पता करना है। डेफिनेशन लगा के, सिंपल है। और इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप आके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जल्दी हम लोग अभी डाउट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ ही दिनों में हम लोग जो आने वाला ये संडे तो नहीं, बट अगले सैटरडे या संडे हम लोग डाउट क्लास लेंगे। तो जब तक अपने अच्छे खासे लेक्चर हो जाएंगे, करीब 20-25, तो उसके बाद डाउट क्लास लेने में मज़ा भी आएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।